नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्म है, दावों का दंगल हो रहा है। हर पार्टी खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने में जुटी है और आज की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने वाली है। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार में लिए गए फैसलों का लेखा जोखा रखने की तैयारी है। श्वेत पत्र पर संसद में चर्चा भी होगी और इसकी शुरुआत होगी राज्यसभा से, अपर हाउस से। एक दिन इसके लिए सत्र बढ़ाया गया है। आपके मन में सवाल होगा श्वेत पत्र के बारे में। श्वेत पत्र क्यों? आइए आपको बताते हैं। यूपीए सरकार की खामियां गिनाने के लिए, यूपीए सरकार की खामियां गिनाने की कोशिश, मनमोहन सरकार के आर्थिक फैसलों का आकलन इसमें होगा। बताया जाएगा यूपीए से एनडीए सरकार बेहतर कैसे है। कांग्रेस और मोदी सरकार के कामों में अंतर बताने का प्रयास होगा इस श्वेत पत्र के जरिए, जो कि आज एनडीए सरकार लाने वाली है, मोदी सरकार लाने वाली है। शुरुआत इसकी राज्यसभा से होगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि यह श्वेत पत्र क्यों लाया जा रहा है। यह श्वेत पत्र यूपीए के कार्यकाल पर, जो कि 2004 से 2014 के बीच में था, लाया जा रहा है। कल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए थे। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती की बातें यहां सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, एचएएल, उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर। जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था, वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया? किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो, तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई जाकर के लपक लेते। एलआईसी क्या चलाया। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री ने कैसे कांग्रेस पर प्रहार किए, वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और जैनेन्द्र कुमार जुड़ चुके हैं। पहले हम अंकित का रुख करेंगे। अंकित, आज जो श्वेत पत्र लाया जा रहा है, इससे क्या साधने का प्रयास है? देखिए, साफ तौर पर मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है कि 2004 से 14 का जो वक्त था, यानी कि यूपीए सरकार का जो वक्त था, उस दौरान जो देश में पॉलिसी पैरालिसिस जैसे हालात बन गए थे, देश में जो वित्तीय संकट था, और जब मोदी सरकार सत्ता में आई है तो उसको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर पहले कार्यकाल के दौरान। और दूसरे कार्यकाल के दौरान हम पटरी पर आए हैं और इसी वजह से दुनिया की जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है वो हम बन गए हैं और लक्ष्य है 3री अर्थव्यवस्था बनने का। तो एक तरह से एक कंपैरेटिव एक ग्राफ पेश किया जाएगा सदन के सामने और देश के सामने, और बताया ये जाएगा कि यूपीए के 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा था आर्थिक तौर पर और तमाम अलग अलग पहलुओं पर। और वहीं बात की जाए मोदी सरकार के दो टेन्योर, यानी कि 2014 से लेकर के 2024 तक का कार्यकाल कैसा रहा है और कितना अंतर है देश की प्रगति में, और इसी वजह से ये श्वेत पत्र लाने की बात कही गई है। जी, हमारे साथ जैनेन्द्र कुमार भी जुड़े हुए हैं और उससे पहले आपको बताएं कि अभी व्हाइट पेपर का इंतजार है, लेकिन राजनीति अभी से गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार आपको दिखाते हैं। 2014 के पहले इस देश का जो वित्तीय अव्यवस्था रहा है, उस पर उनकी टिप्पणी, और देश को ये पूरे तौर से पता होना चाहिए कि 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलाई गई और 2014 के पहले किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था थी। एक श्वेत पत्र जिस पर सदन में बहस होगा, और मैं समझता हूं कि बहुत ही वांछित और समय पर यह निर्णय लिया गया है। व्हाइट पेपर
रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चोस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है, अगर हो सके तो सब कुछ लाओ। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कांग्रेस पार्टी। सदन में अगर लाना है तो सब पेपर लाओ। एक बड़ी खबर आपको दे दें, एक तरफ मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी तो दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएगी कांग्रेस। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेके आएंगे और यूपीए सरकार के खिलाफ व्हाइट पेपर लाने के मोदी सरकार के फैसले से कांग्रेस नाराज बताई जाती है। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर पर और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ज्यादा विस्तार से बताएंगे। जैनेंद्र। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कहते हैं कि जो पहला वार करता है वो एडवांटेज की पोजीशन में होता है। कांग्रेस को मालूम है कि आज सदन में 2004 से 14 के बीच की जो यूपीए सरकार थी उसकी आर्थिक नीतियों और उसके परफॉर्मेंस को घेरने के लिए सरकार ब्लैक पेपर ला रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारी आधे घंटे पहले कर ली है। अब से थोड़ी देर में 10:30 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष भी हैं राज्यसभा में, वो सरकार मोदी सरकार के जो 10 साल है यानी 2014 से 2024 तक के कामकाज को लेकर ब्लैक पेपर लाने जा रही है। जहां एक तरफ सरकार यूपीए सरकार को मोदी सरकार जो है वो घेरेगी कि फैसले लेने में देरी होती थी। इसके अलावा आपने उसकी झलक प्रधानमंत्री के भाषण में भी सुनी होगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है दोनों सदनों में, कि किस तरीके से बीते 10 सालों में चाहे वो सड़क बनाने में तेजी हो या जो सामाजिक योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने में तेजी हो, तो वहीं कांग्रेस घेर रही है कि इस दौरान यूपीए के 10 सालों के मुकाबले मोदी सरकार के 10 सालों में विकास दर धीमा रहा, बेरोजगारी दर बढ़ गई, सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो इस तरीके के मुद्दों के आधार पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरेगी और इससे पहले कि सरकार सदन में व्हाइट पेपर लाए यूपीए के कार्यकाल को लेकर, मोदी सरकार के कामकाज को की समीक्षा करते हुए कांग्रेस ब्लैक पेपर लाने जा रही है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जारी करेंगे। बड़ी रोचक बात आपने बताई जैनेंद्र की, जो पहला वार करता है वो मजबूत स्थिति में आ जाता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के एनडीए में आने की अटकलों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि दोनों पार्टियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। चर्चा यह भी है कि लोकसभा की 2 सीटें यानी कि बागपत, बिजनौर और राज्यसभा की 1 सीट आरएलडी को मिल सकती है इस बातचीत के जरिए। और इसके अलावा केंद्र और यूपी सरकार में आरएलडी से एक मंत्री भी बनाया जा सकता है। बात चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी हो रही है। यह बड़ी खबर और यह बड़ा अपडेट। लगातार एबीपी न्यूज आपको इस बातचीत के बारे में अपडेट कर रहा है और यह ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर और साथ में चुनाव लड़ने को लेकर, उसमें क्या बात हो रही है हम आपको बता रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ कनेक्ट हैं और इसके अलावा असीम बस्ती चंडीगढ़ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम वीरेश के पास चलेंगे क्योंकि बात आरएलडी की हो रही है और उसकी जो बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ उसकी हो रही है। तो ये बातचीत कहां तक पहुंची वीरेश, और ये घोषणा कब तक होगी इस गठबंधन की, अगर ये बातचीत पूरी हो गई है तो? देखिए, बातचीत अंतिम दौर में है। 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिए और जो टेबल है उस पर बैठकर सब कुछ सेटलमेंट हो गया है। एक कैबिनेट और इस लोकसभा के बाद या इंडिपेंडेंट चार्ज का एक मंत्री आरएलडी से बनेगा। 2 सीट बिजनौर और बागपत, साथ ही राज्यसभा की 1 सीट अभी जो आई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से, वो दे देगी। एमएलसी यूपी में और 1 मंत्री योगी मंत्रिमंडल में और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को, यह सेटलमेंट हो चुका है। लेकिन जो आरएलडी है वो 5 सीट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी कतई देने को तैयार नहीं है। इसलिए अजीत सिंह के पुत्र और जयंत चौधरी जो हैं इस वक्त झुक गए हैं। यानी झुकना हम इस लिहाज से कहें कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर तो वो 1-1.5 महीने पहले तैयार हो गए थे कि हम 5 सीट लेंगे, 5 सीट लेंगे। लेकिन पीयूष गोयल जो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी हैं, सदन में नेता है राज्यसभा में, और उसी सदन के सदस्य हैं जयंत चौधरी राज्यसभा में, तो दोनों में जिंगल मिंगल बहुत अच्छा है। और पीयूष गोयल जो है इसकी जो है इस पूरे मामले की बैटिंग कर रहे हैं।
तो पीयूष गोयल ने समझाया है जयंत चौधरी को कि भैया ये बड़ी बड़ी डील है, इसको मान लो। इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य 24 में नहीं होने जा रहा है। 19 में भी 0 हो गए थे, 14 में भी 0 हो गए थे, तो अब तो आके मंत्री बन लो, कम से कम अपने पिताजी से कुछ सीख लो। तो जयंत चौधरी मान गए हैं और कल जयंत आपने कहा कि बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अकाली दल फिर एनडीए के साथ आ सकता है। अकाली दल के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द अकाली और बीजेपी में डील हो सकती है। पंजाब में लोकसभा चुनाव दोनों दल एक साथ लड़ सकते हैं। अकाली दल पहले भी एनडीए का हिस्सा रहा है, वापसी हो सकती है उसकी, और यह बड़ी खबर होगी पंजाब में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। कुछ और डिटेल्स अब आपको देने का वक्त है। अकाली दल और बीजेपी के रिश्ते के बारे में आइए आपको और विस्तार से बताते हैं, क्योंकि अकाली दल की वापसी की तैयारी चल रही है। क्या बातचीत हो रही है, कौन बातचीत कर रहा है, बातचीत कहां तक पहुंची है, अंतिम दौर इसका क्या चल रहा है, और घोषणा अगर ये बातचीत चल रही है तो इस संबंध में कब तक होगी, बताने के लिए असीम बस्सी हमारे साथ कनेक्ट है। असीम, क्या सूचना है आपके पास? देखिए, नेचुरल अलाइज रहे हैं शुरू से। 97 से जब इनका अलायंस हुआ, विधानसभा में इलेक्शंस भी जीतते रहे इकट्ठे, लेकिन फार्म एजिटेशन के बीच में 2020 में ये अलायंस टूटा। पिछली बार 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो ये एनडीए का पार्ट था, अकाली दल इकट्ठे लड़े थे। पंजाब में 13 सीट है, 3 सीट पे बीजेपी लड़ती है, 10 सीट पे बाकी सीटों पे जो अकाली दल लड़ती है। लेकिन 2020 में जब फार्मर एजिटेशन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, तभी अकाली दल ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। हरसिमरत कौर बादल ने भी कैबिनेट से विड्रॉ कर लिया। लेकिन अब जब इलेक्शन आ गया है तो लोकसभा रिजल्ट, विधानसभा रिजल्ट भी आए 2022 में, और बीजेपी के और अकाली दल के हाथ कुछ ज्यादा लगा नहीं। तो मुझे लगता है इनको समझ आ गई है कि दोनों का एक दूसरे के बिना जो है वो गुजारा नहीं है। जी हाँ, अलायंस की बात चल रही है, ओपनली कोई नहीं बोल रहा है। आपको मैं बता दूं, कल रात को हमारी बात हुई थी महेश चंद्र गरेवाल, जो कि कोर कमेटी के मेंबर हैं अकाली दल के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि राजनीति में कभी भी डोर्स क्लोज नहीं होते हैं। सामने बात नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है बैक चैनल पे किसी की बात हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी इंडिकेशन उन्होंने दी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है पॉलिटिक्स में, डोर्स कभी क्लोज नहीं होती हैं। तो ये इंडिकेशन है कि ये क्लोज है और ये अलायंस क्लिंच हो सकता है। और जिस तरह उन्होंने बोला कि एनडीए लगातार बढ़ रहा है, ये हो सकता है पार्ट बन जाए। इसी बीच में एक और बड़ी खबर, दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू ने बात की है। उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीडीपी भी, तेलुगु देशम पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। वो भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है और अब वो फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है। आंध्र में टीडीपी को लेकर यह बड़ी खबर, इस बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्ट है, वो इस बातचीत पर और ज्यादा रोशनी डालेंगे। आशीष जी, देखिए, कल रात को 11 बजे चंद्रबाबू नायडू पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पे। वहां पर नेशनल प्रेसिडेंट और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा ये मीटिंग चली, 11 बजे रात से शुरू होकर। इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा और अमित शाह थे। तीनों के बीच में लंबी बातचीत हुई, राज्य के राजनीति के ऊपर, देश की राजनीति के ऊपर बातचीत हुई। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव दोनों साथ में होने हैं। चंद्रबाबू नायडू ज़्यादा कंसर्न है राज्य की राजनीति को लेकर, वहीं बीजेपी का ज़्यादा इंटरेस्ट नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर है। अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं 175 विधानसभा की सीटें हैं। और ज़्यादा ये संभावना है कि एक और राउंड की मीटिंग होगी। आज चंद्रबाबू नायडू दिल्ली से वापस हैदराबाद पहुंच रहे हैं, एक और राउंड की मीटिंग होगी। करीब 20 तारीख से पहले यह दूसरे राउंड की मीटिंग होगी। इस मीटिंग के दौरान हो सकता है चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो, वो मुलाकात हैदराबाद में हो सकती है। प्रधानमंत्री का दौरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हो सकता है, उस दौरान ये मीटिंग हो सकती है। और फिर और ज्यादा ये जो पूरा गठबंधन की कवायद है और ज्यादा क्लियर होगी, पिक्चर और ज्यादा साफ होगी, ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीरेश, असीम और आशीष श्रीनगर से इस वक्त हमारे पास है। श्रीनगर हमले में एक और व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। घायल रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कल आतंकियों ने वहां पर हमला किया था। हमले में एक व्यक्ति की पहले कल मौत हो चुकी थी। 2 लोगों पर हमला किया गया था, पंजाब के रहने वाले। एक व्यक्ति की कल मौत हुई थी, दूसरे की मौत की खबर आज मिल रही है। अफसोसनाक खबर, श्रीनगर हमले में, आतंकियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। कल इन दोनों पर हमला हुआ था। कल एक व्यक्ति की जान जा चुकी थी, दूसरे का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी जान भी बचाई नहीं जा सकी।
हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। आसिफ, क्या सूचना है आपके पास? राजेंद्र, देखिए, कल ये हमला जो हुआ था श्रीनगर के करफली मोहल्ला इलाके में पड़ता है, जहां पे ये घटना घटी थी। दो अज्ञात हमलावरों ने बाजार में चलते हुए इन दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया था, जिसमें घटनास्थल पर ही अमृतपाल सिंह नाम के एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि रोहित के पेट में गोली लगी थी। और आज सुबह तड़के श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में रोहित मसीह की भी जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस का ये कहना है कि घटना के बारे में कुछ जानकारी उनको मिली है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि उन हमलावरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन लंबे समय के अंतराल के बाद श्रीनगर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और इस बार भी लश्कर से जुड़े छद्म संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके के हमले और करेंगे, ऐसी धमकी भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके के माहौल कश्मीर घाटी में बना हुआ था, काफी शांति थी, लेकिन उसमें एक बार फिर से टारगेट किलिंग से विघ्न डालने की कोशिश हो रही है और माना यही जा रहा है कि कुछ जो टारगेट किलिंग के जो गैंग्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो श्रीनगर शहर में मौजूद हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए कल देर रात ही सुरक्षा बलों की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता आज पुलिस ने की और उसमें सुरक्षा बलों को इन के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। लेकिन दुखद बात यह है कि फिलहाल दो प्रवासी मजदूर इस हमले का शिकार हुए और दोनों की मृत्यु हो गई है। शुक्रिया आसिफ आपका इन जानकारियों के लिए। तो टारगेट किलिंग का एक और ये मामला, और बड़ी अपडेट ये है कि इंडिया ब्लॉक से नीतीश और ममता के किनारा करने के बाद अब एनडीए के भीतर की एक तस्वीर सामने आ रही है और ये तस्वीर सामने आई है हरियाणा से। यहां पर एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनडीए में भी सीट बंटवारे पर टकराव है। सीटों को लेकर बीजेपी और जेजेपी आमने सामने है। हरियाणा में जेजेपी को सीट नहीं देगी बीजेपी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है बीजेपी। यानी हरियाणा के भीतर एनडीए में जो है ये खींचतान है। जेजेपी ने 10 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि जेजेपी को कोई सीट नहीं देगी बीजेपी और वहां पर सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी की है। तो जेजेपी को एक भी सीट नहीं देगी। आइए आपको बताते हैं क्या है सारा मामला और हरियाणा में जेजेपी का प्रभाव क्या है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं हम। जाट वोटर्स में पकड़ है। 2019 में 10 सीटें जीती थी जेजेपी। पहले चुनाव में 15% वोट मिले जेजेपी को और आईएनएलडी का वोट छीना जेजेपी ने हरियाणा के भीतर। ये है उसकी पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट हरियाणा के भीतर। यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जाट वोटर्स पर पकड़ है इस दल की और 2019 के चुनाव में 10 सीटें मिली थी जेजेपी। पार्टी अपना काम कर रही है और जल्द 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी के प्रभारी से प्रभारी भी नियुक्त करेंगे, जो आगे का काम भी और कोऑर्डिनेशन भी। क्या गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री एनडीए चर्चा करेगी और मुझे लगता है जिस हिसाब से आज नीतीश कुमार जी आए हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की चर्चा है, मुझे लगता है एनडीए मजबूती के साथ देश का सबसे बड़ा दल है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सक्षम भारतीय जनता पार्टी है और बाकी तो देश में मोदी जी ने कहा ही है कि भाई 370 पार जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को देश सीटें देगा लोकसभा की और गठबंधन और सहयोगियों को मिलाकर के 400 पार करेगा। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा ये आने वाले समय। और अब आपको लिए चलते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़ी खबर है, एक तरफ मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी तो दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएंगे और यूपीए सरकार के खिलाफ व्हाइट पेपर लाके मोदी सरकार कांग्रेस को घेरने का प्रयास करेगी संसद में। लेकिन इस फैसले से कांग्रेस बहुत नाराज है और इसके बाद ही कांग्रेस ने फैसला किया है ब्लैक पेपर लाने का और इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम आपको लिए चलेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज यूपीए पर व्हाइट पेपर आने वाला है संसद में, इसलिए सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। शुरुआत इसकी राज्यसभा से होगी, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस
ब्लैक पेपर लाने वाली है। कब शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताने के लिए हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। जैनेंद्र, 10:30 बजे का सुबह का वक्त था, कब शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये? बिल्कुल 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी और बिल्कुल रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो फिलहाल नई जानकारी आई है वो ये है कि 10:45 पे, यानी अब से तकरीबन 10-12 मिनट बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। और ब्लैक पेपर, और दरअसल ये एक प्रतीकात्मक है, जिस तरीके से व्हाइट पेपर लाने की बात मोदी सरकार कर रही है यूपीए के 10 सालों के परफॉर्मेंस को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर के, तो उसके जवाब में और पहले से ही कांग्रेस नैरेटिव सेट करने के लिए ब्लैक पेपर लेकर आ रही है। और ये कुल मिलाकर के इस बीते 10 सालों में मोदी सरकार के कामकाज की उसमें समीक्षा करने की कोशिश होगी, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हों या फिर बेरोजगारी की बात हो, इसके अलावा जातीय जनगणना से लेकर के सरकारी कंपनियों के विनिवेश का मामला हो, तमाम पहलुओं पर जिन पर की विपक्ष मोदी सरकार को घेरती रही है, या फिर उद्योगपतियों की मदद, कुछ खास उद्योगपतियों की मदद करने का आरोप हो जो लगातार राहुल गांधी लगाते रहे, इस तरीके की बातें जो बीते 10 सालों में हमने लगातार विपक्ष के खेमे से सुनी है सरकार की आलोचना में, उन सबको एक दस्तावेज के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाएगी। और ये देखिए, चूंकि अगले 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं, ये संसद का आखिरी सत्र है, अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं। सरकार अपनी तैयारी के साथ तो आ ही रही है। बीते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो बताई, अब आखिरी सभा में यूपीए सरकार को घेरने के लिए व्हाइट पेपर लाने की तैयारी है। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है और इससे पहले कि सरकार व्हाइट पेपर लाए, कांग्रेस ब्लैक पेपर जारी करेगी, ताकि सरकार के नैरेटिव के साथ साथ कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो भी एक साथ लोगों तक पहुंचे। अब देखना यही कि लोग किसके पेपर पर यकीन करेंगे, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनाव से पहले दोनों पार्टियां एक दूसरे के कामकाज को अपने से कमतर बताने की तैयारी कर रही हैं। मैं दर्शकों को बताएं कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर कल पीएम मोदी ने राज्यसभा में जबरदस्त हमला बोला था कांग्रेस पर। कांग्रेस इन आरोपों को नकार रही है। कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। 10 साल पहले, यानी 2014, 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए। एक तरफ तो बेचो और लूटो की बात चल रही है और दूसरे तरफ ये कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर ज्यादा बढ़ाए हैं। खुद को भी एक देश का एक प्रधानमंत्री होके इतने झूठ बोल रहे हैं, हमको खुद को शर्म आती है। और वो झूठ दबा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि वो सच बने, यही उनकी बार बार इच्छा है, झूठ बोल के सच दिखाना। जैनेंद्र, ये तो बिल्कुल साफ है कि श्वेत पत्र जो संसद में आने वाला है वो आर्थिक कुप्रबंधन का विषय होगा उसमें, लेकिन जो कांग्रेस का ये ब्लैक पेपर है, इसमें आर्थिक विषय के अलावा कोई और विषय भी हो सकता है, क्योंकि आप जातीय जनगणना का भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं और कांग्रेस बीते 10 सालों को अन्याय काल बता रही है। तो खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो थीम होगा वो एक तो व्हाइट पेपर के जवाब में ब्लैक पेपर होगा ही, लेकिन उसमें जो निशाने साधे जाएंगे उसमें आर्थिक नीतियों से लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी के आंकड़ों से लेकर के, विकास दर के आंकड़ों से लेकर के, जो सामाजिक पहलू है और जिसका एक राजनीतिक पहलू आप कह सकते हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर, जिसमें कि जातीय जनगणना की बात हो सकती है, आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो सकती है, आंकड़ों की बात हो सकती है। चूंकि कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरती रही है कि सरकार आंकड़े जारी नहीं करती और सबसे
बड़ा आंकड़ा जो जनगणना से आता है वो लंबित है, तो जाहिर सी बात है उसका जिक्र भी होगा। और ये केवल आर्थिक नीतियों और आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन तक सीमित नहीं रहने वाला है, चाहे सरकार का व्हाइट पेपर हो या कांग्रेस का ब्लैक पेपर हो। ये कुल मिलाकर के सियासी पेपर दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे की घेरेबंदी के लिए लाई जाने वाली है। आपने प्रधानमंत्री के भाषण में उसकी झलक भी देखी होगी। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर हम कांग्रेस की स्पीड पे चलते तो इस काम के लिए 100 साल लग जाते, इस काम के लिए 40 साल लग जाते। कांग्रेस कह रही है कि हमारे 10 साल के दौरान विकास दर जो है वो मौजूदा मोदी सरकार के विकास दर के मुकाबले कहीं ज्यादा था। बेरोजगारी दर कम थी, सरकार में ज्यादा है। तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है। सरकार अगर इकोनॉमी के आकार को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती है कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं, तो उस इकोनॉमी में कांग्रेस कह रही है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे पर सियासी निशाने साधने की तैयारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ जैनेंद्र, जुड़े रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार के श्वेत पत्र लाने के फैसले पर शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने नसीहत दी कि केंद्र सरकार भी अपने वादों की हकीकत पर श्वेत पत्र लाए। आपने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई नहीं बढ़ाई, आपने महंगाई बढ़ाई, चरम सीमा से ज्यादा बढ़ा दी कि आज देशवासी की हालत ये हो गई है, आमदनी 58 खर्चा रुपया। आपने रोजगार दिए, रोजगार के माध्यम बनाए। यहाँ पे अग्निवीर के बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने देखा कि लाखों की संख्या में आए हुए हैं। कोई चैनल इसके बारे में डिस्कस कर रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ श्वेत पत्र में ये भी आएगा कि क्यों इस तरीके की कटौती की, क्यों जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो आप फिल नहीं कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं, राजनीति कम करें और जनता के पास अपना सही मायने में रिपोर्ट कार्ड दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आपने देखा। विपक्ष क्या सोचता है सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में, उनके बयान से स्पष्ट है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वो सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली में खिली हुई धूप और सुबह 10:45 का यह वक्त, लगभग तकरीबन 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं। उनके बगल में पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं दाहिने ओर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अब किसी भी समय शुरू कर सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ब्लैक पेपर लेकर आई है कांग्रेस पार्टी। ये देखिए आप, 10 साल अन्याय, ये हाथ में छोटा सा पोस्टर, जो भी वहां पर नेता मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के, दाहिनी ओर पवन खेड़ा है और इस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 10 साल अन्याय काल। 10 साल अन्याय काल लिखा हुआ है, साल 2014 से साल 2024, और किसान युवा की तस्वीरें बनाकर मुद्दा स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। घेराव के बिंदु स्पष्ट कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और यह भी सिग्नल दे दिया है कि ये जो ब्लैक पेपर लेकर कांग्रेस आई है इसमें क्या बातें हैं। अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। मीडिया के दोस्तों, हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। वो बाद में देंगे जो अपना ये है डिटेल्स, लेकिन उसमें मेन मुद्दे ये हो गए
कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीजें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात है तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी की सरकार की। और दूसरा, महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के जमाने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आजादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का, आपने इसको जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किए। और ऐसे है चंद ये पल्सेस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तेल है आप कंट्रोल सकते, एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का, लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जहाज समंदर में रखते हैं टिल यहाँ के प्राइसेस राइज नहीं होते। जब प्राइसेस राइज होते हैं तब वो समंदर में रहने से जहाज पोर्ट पे लाते हैं। पोर्ट पे लाने के बाद ही उसको वो टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, इसीलिए वो भी काम वो करते हैं। यानी दे ट्रीट बिग जो जहाज होते हैं उनको एक गोडाउन के तरफ वो ट्रीट करते हैं। तो ऐसा भी फायदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं। और तीसरा, किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे यहाँ, और किसान लोग वहाँ पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की, और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। तो इस